हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 5 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देव बिल्कुल भी उसके झांसे में आने के मूड में नहीं लग रहा था, लेकिन टिया भी हार मानने के मूड में नहीं लग रही थी। टिया ने बिना वक्त गवाए देव के इधर कदम बढ़ा दिया और देव ने झट से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हुआ, अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो, देव ने कहा। टिया ने देव के चेहरे की तरफ देखा और महसूस किया कि देव का चेहरा गुस्से से गहराने लगा था और अब वह गंभीरता से उसे देख रहा था। पर मैं और तुम? देव का चेहरा थोड़ा नरम पड़ने लगा जब उसने टिया की आंखों में आंसू देखा। उसने बेड पर से टिया के कपड़े उठाए और उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो टिया, तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो और सफल भी। बहुत से लड़के तुम्हें पाने की चाह रखते होंगे। मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, बहुत कुछ कर रहा हूँ, जिस वजह से समय नहीं रहता है मेरे पास। मैं किसी भी लड़की के लिए अभी वक्त नहीं दे सकता। अभी भी अपनी आंखों में उम्मीद लिए टिया अपने कपड़े पहनने लगी। तो बाद में ही सही, जब तुम फ्री होगे तो क्या मेरे पास आओगे? टिया ने पूछा। देव ने अपना सिर झटका। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना चाहिए। बहुत से अच्छे लड़के तुम्हें मिल जाएंगे, वो तुम्हें पाने को तरसते होंगे। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो वह एक दूसरे से लड़ने को भी तैयार होंगे। टिया ने ना में अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। तुम ही हो इस लायक कि कोई भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाए। देव उसे जाते हुए देख रहा था। उसने एक आह भरी। यह सब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लड़कियां उस पर मरती थी और उसके लिए अपने आप को सौंपने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन यह सब जानते हुए भी वह घमंड महसूस नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह हैंडसम और स्मार्ट है और उसके यह गुड लुक्स उसे उसकी फैमिली से विरासत में मिले हैं, जो लड़कियों को आकर्षित करने का काम आसानी से करता है। वह यह भी जानता था कि उसके गुड लुक्स के अलावा उसके पैसों के पावर की वजह से भी बहुत सी लड़कियां मिसेस देव सिंघम बनने को तरस रही थी। और वह तो हर कोई जानता था कि विरासत में उसे उसके लुक्स और पैसे कितने मिले हैं। इसके पास इतना पैसा था कि अगर उसकी कई पुश्तें बिना काम किए बिना कमाए आराम से रहे तो भी उसका पैसा खत्म नहीं होता। लेकिन देव उन पैसों को खर्च नहीं करता था, बल्कि खूब मेहनत करके खुद के दम पर पैसे कमा रहा था, ताकि सबको यह साबित कर सके कि वह भी दुनिया में कुछ कर सकता है बिना अपने परिवार की मदद के। पर अब जैसे जैसे वह ऊंचाइयों पर चढ़ रहा था, उसे बहुत मज़ा आने लगा था। वह बहुत अच्छा महसूस करने लगा था और अब वह पहले की तरह अलग अलग लड़कियों से मिलने, बात करने में और डेटिंग करने में इंटरेस्टेड होने लगा था। भले ही वह सिर्फ 27 साल का था, लेकिन उसकी कोई परेशानी नहीं थी कि अब उसे अलग अलग लड़कियों से डेटिंग करना पसंद नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ परेशान कर रही थी, वह था कि उसके दिमाग में एक ही लड़की छाई हुई थी, जिसे चाह कर भी वह अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। सविता प्रजापति। उसे पता ही नहीं चला कि कब उस पर वह मोहित होने लगा। स्पेशली इस बात के लिए, वो और लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी जो दिखावा करती थी। वह बहुत सिंपल थी। वह ग्लैमरस लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी जिन लड़कियों को वह डेट किया करता था। इन दिनों में जो कुछ भी उसको सविता के बारे में पता चला था, जो उसके साथ काम करके उसके बारे में उसने जाना था, उस हिसाब से देव को सविता काफ़ी इम्प्रेसिव लगी थी। लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि क्यों वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगा है। शायद उसकी सुंदरता। सविता प्रजापति बेहद खूबसूरत लड़की है, जो कभी भी मेकअप नहीं करती थी और न ही अच्छे सलीके से कपड़े पहनती थी, लेकिन फिर भी उसके सादगी में ही उसकी सुंदरता थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि किसी मैगजीन के कवर फोटो पर छपने लायक नहीं थी, बल्कि हवेली में बड़ी सी उसकी पोर्ट्रेट बनाकर लगाने लायक थी। सविता प्रजापति के सर से पैर तक की एक चित्र उसके सिंघम मेंशन में भी लगी हुई थी। अचानक ही देव के दिमाग में यह बात याद आई और उसे मानो झटका लगा। सबसे ज़्यादा झटका उसे इस बात का लगा था कि उसे अभी तक कभी उस तस्वीर के होने या ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ा था। व्हाट द हेल, देव ने मन में कहा। देव ने याद किया उसके पूर्वजों में से किसी के बारे में उसने पढ़ा था कि वह लड़कियों के लिए क्रेजी रहते थे। शायद इसलिए उसके अंदर भी उन्हीं का जेनेटिक आ गया हो, वरना सविता प्रजापति और रेवंत सेनानी की शादी के न्यूज से देव का मन क्यों विचलित होता? उसे क्या ही फर्क पड़ता? अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसका डर थोड़ा कम होने लगा। अगर देखा जाए तो उन दोनों के संधि से फायदा सिंघम को ही है, क्योंकि जो भी उसने रेवंत सेनानी के रेपुटेशन के बारे में सुना था और जितना भी वह सविता के बारे में जान पाया था,
उससे वही लगता था कि शादी के अगले ही दिन पक्का सविता उस रेवंत को जान से ही मार देगी और सिंघम को परेशान करने वाले सेनानी से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देव को सविता के साथ किसी और आदमी का नाम जोड़ने की बात उसके पेट में पच ही नहीं रही थी। जबकि देव उसे बेइंतहा नफरत करता था, फिर भी वह अपने दिमाग से यह बात नहीं निकाल पा रहा था। उससे उन दोनों की शादी से संधि हो जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने याद किया कि उसे कितना गुस्सा आया था जब उसने सविता का लेटर पढ़ा था, जो सविता ने अभय के लिए उसके रूम में रखवाया था। अभय और अनिका की शादी से एक रात पहले उस लेटर में प्रजापति और सिंघम की संधि के विषय में कुछ बातें लिखी हुई थी, जो गहरी हो जाती अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो। देव ने अभय के पढ़ने से पहले ही वह लेटर पढ़ लिया था और फिर उसने उसका रूम भी एक्सचेंज कर लिया था। उस रात जो अभय के लिए था, उस रात उसने सोच लिया था कि सविता प्रजापति के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देगा और उसे अभय की वाइफ किसी भी कीमत पर नहीं बनने देगा। उस रात जो भी हुआ था उसके लिए देव को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। देव को लगता था अगर अभय और अनिका की शादी हो जाती तो वह अच्छे कपल साबित बिल्कुल भी नहीं हो पाते। देव लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था। अभय एक ऐसा लड़का था जो दूसरों पर रोब जताता था। उसकी वजह थी उसके बचपन से ही सब अकेले संभालना रहा था और जिन आदमियों को अपने हिसाब से सब काम करने की आदत रही हो, उसे तो पत्नी एकदम शांत स्वभाव की पसंद आती है, जैसा कि अनिका थी, एकदम शांत और विनम्र स्वभाव की। देव जानता था कि सविता बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और जब भी उसके लोगों की बात आती तो वह हर छोटे से छोटे फैसले में शामिल होती। अगर उन दोनों की शादी होती तो दोनों का तलाक होना पक्का ही होता। देव नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों में कब से उसकी फीलिंग्स सविता के प्रति बदलने लगी है। अब उसे उस पर गुस्सा नहीं आता था। उसने यह भी महसूस किया था कि उसे अब उसे कोई खास नफरत नहीं थी। देव ने सोचा सविता को दोषी ठहराना गलत होगा, जो भी उसके माँ बाप के साथ हुआ। एक बात जो देव को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसके बदले हुए फीलिंग्स के बारे में, कि उसके पहले के गुस्से और नफरत के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो उसे उसके खिलाफ रख सके। मुझे लगता है कि यह वही है। देव सोफे पर बैठा था अभय और अनिका के साथ ऑफिस के बंद कमरे में, और उसके साथ बैठे हुए थे इन्वेस्टिगेटर के हेड। उनको कुछ फोटोज दिखा रहे थे, साथ ही उनकी कार्यवाही यानी कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है यह भी बता रहा था। फोटोज कुछ फटी फटी सी थी, सही से कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उनमें से एक फोटो थी जिसमें उस आदमी की गर्दन पर कुछ दिख रहा था, कुछ हरा और लाल रंग का, शायद टैटू जैसा था। यस, यह वही है, देव ने ठीक से पहचानते हुए कहा। उसने सभी पिक्चर्स वापस टेबल पर रख दी। कहाँ से ली है यह सब तस्वीर? उसने पूछा। कई अलग अलग जगह से, लेकिन यह सब 10 दिन पुरानी है, उन इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया। उसने आगे बताया कि जैसे ही राइडू इंडिया में उतरा, वह तुरंत ही रिमोट प्लेस में ट्रैवल करने लगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आई जब उन सभी जगह में से कुछ जगह पर पब्लिक कैमरे नहीं थे, तो उसकी असल लोकेशन का पता नहीं लग पाया। वहाँ का इंटरनेट भी बहुत स्लो था। टेक्नोलॉजी के बिना किसी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। हमें कई जगह पर पुराना तरीका अपनाना पड़ा, जैसे उसकी फ़ोटो को जगह जगह हर किसी को दिखाकर पूछा कि कहीं देखा है या नहीं। उस आदमी ने आगे कहा। और कुछ रिसेंटली पता चला? अभय ने पूछा। हाँ, कुछ चीज़ है, लेकिन पहले हम खुद उसके बारे में कंफर्म होना चाहते हैं, उस आदमी ने जवाब दिया। और किस एयरपोर्ट से वह यूनाइटेड स्टेट पहुंचा था, उसके बारे में कुछ पता चला? देव ने पूछा। अभी तक नहीं सर। सिंघम जिले के आसपास के कई शहरों के ट्रैवल एजेंट से पूछताछ की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमें कोई भी ऐसा पैसेंजर नहीं मिला है जो उसके नाम से या फिर उसके इस्तेमाल किए हुए नकली नाम से मैच करता हो। 20 साल पहले ऑनलाइन बुकिंग का ज़माना नहीं था। लोगों को टिकट्स बुक करने के लिए किसी ट्रैवल एजेंट के पास ही जाना पड़ता था या फिर सीधे एयरपोर्ट जाकर बुक करना पड़ता था। देव जानता था कि उसे केवल एजेंट को ढूंढना जिसने राइडू के साथ टिकट्स बुक करी थी कोई आसान काम नहीं है। इन्वेस्टिगेटर के लिए इसमें बहुत मेहनत है। नीलाम्बरी प्रजापति के बारे में क्या पता चला? अनिका ने पूछा। क्या राइडू का कोई लिंक है नीलाम्बरी प्रजापति से? ज़्यादा कुछ नहीं, उन इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया। हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है कि उन्होंने आपका और आपके परिवार की देखभाल की है, और अभी भी कुछ लोग हैं उनके जो आप पर नज़र रखे हुए हैं। राइडू का उनसे कोई लिंक नहीं मिला है, इन्वेस्टिगेटर ने देव की तरफ देखते हुए कहा।
सविता प्रजापति जिसे ढूंढ रही है वह राइडू नहीं है, तो फिर वह किसे ढूंढ रही है? देव ने सवाल किया। हम ठीक से तो नहीं जानते कौन है, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि वह जिसे ढूंढ रही है वह दो औरतें हैं, इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया। तुम उन्हें फिर से कैसे खो सकते हो? सविता प्रजापति किसी से फोन पर पूछ रही थी। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं मैडम, हमें 1 घंटे पहले ही जानकारी मिली थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हर बार का यही बहाना है तुम्हारा। एक ही बात सुन सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे प्लीज नतीजा चाहिए, बहाना नहीं। हम समझते हैं मैडम। सविता ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही निराशा से फोन कट कर दिया और टेबल पर जोर से पटक दिया। हर बार अलग अलग एजेंसी हायर की थी उसने, कुछ बीते सालों में, पर उसका एक ही जवाब होता था। अब वह थक चुकी थी। हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। वह सोच सोचकर पागल हो रही थी। मैडम, एक हल्की सी आवाज़ उसे अपने ऑफिस के कमरे के बाहर बंद दरवाजे से सुनाई पड़ी। मैडम, एक और डिलीवरी। ध्रुव अपने हाथों में एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर खड़ा था। वह गंभीरता से सविता की तरफ देख रहा था। अगली बार मुझसे मत पूछना, सविता ने कहा। फेंक दो इसे। अच्छा होगा कि उस डिलीवरी मैन से कह दो कि उसके हाथ नहीं बचेंगे फ्यूचर में डिलीवरी करने के लिए। अगर दोबारा इस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास भी दिखा तो। सविता ने अपनी कुर्सी पर बैठे ही अपना सर कुर्सी से टेका दिया। उसने परेशानी से आह भरी। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और रात के अंधेरे में हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगा था। उसे आज रात ऑफिस में ही रुकना था। उसके लोग यानी प्रजापति के लोग बहुत थक चुके थे और वापस घर जाने की हालत में नहीं थे। वह लोग कल सुबह से ही लगातार काम कर रहे थे और कोई भी ठीक से सो नहीं पाया था। इस कैनल प्रोजेक्ट को शुरू हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। काम में अभी तक कोई खास परेशानी या रुकावट नहीं आई थी और ठीक से काम शुरू हो चुका था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात थी। सविता भी देव सिंघम की तरह ही काम को महत्व देती थी और दोनों के काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही था। बिना किसी लड़ाई झगड़ा और खून खराबे के वह दोनों घंटों साथ में रहते हुए काम करते थे। प्रोजेक्ट प्लान पर बात विचार करते थे। कुछ ज़रूरी चीज़ों में कुछ बदलाव करना होता तो दोनों शांति से एक दूसरे से बात कर काम करते थे। सविता को यह भी लगता था कि देव सिंघम मुझसे ज़्यादा अनुभवी है प्रोजेक्ट को संभालने में, और उसने कई अच्छे सुझाव भी दिए थे। पिछले दिन जब देव ने उसे अनपढ़ कहा था, उसके बाद कभी भी उसके सामने उसका यह मजाक नहीं उड़ाया कि उसे पढ़ना नहीं आता है। सविता को लगता था कभी न कभी किसी बहाने वह उस पर तंज कस देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ध्रुव बीच मीटिंग में पेपर वर्क करने और पढ़ने में सविता की मदद करता था, सविता बेमन से ही सही लेकिन मानने लगी थी कि देव सिंघम एक अच्छा बॉस है। प्रजापति उसे सर कहकर संबोधित करते थे, जबकि सिंघम लोग उसे नाम से ही पुकारते थे। सविता ने यह भी ध्यान दिया था कि देव सिंघम अपना काफ़ी वक्त कर्मचारियों के साथ बिताता था। उनके साथ बैठता था, उनके साथ घुलता मिलता था, उनकी परेशानियों को सुनता था और तुरंत ही उसका हल भी कर देता था जैसी ज़रूरत हो। सविता के लिए ये आश्चर्यजनक बात थी कि देव के उसके कर्मचारियों के प्रति स्वभाव के बदले उसके सभी कर्मचारी उसे हल्के में नहीं लेते थे, बल्कि उसका आदर करते थे और उसको खुशी खुशी स्वीकार भी करते थे। जब भी अब सविता देव से मिलती थी तो देव उसे ऊपर से नीचे तक देखता जरूर था, लेकिन कभी भी कोई अपमानित कमेंट या आलोचना नहीं करता था। अब न जाने क्यों नहीं सविता को लगता था और ना ही देव कोई ऐसा मौका देता था जिससे सविता को उस पर गुस्सा आए या उसका खून करने का मन करे। वह बहुत खुश थी। सब काम बहुत आराम से अच्छे से चल रहा था क्योंकि अब वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साइट पर देने लगी थी और बहुत कम वक्त ही प्रजापति मेंशन में बिताती थी। खासकर उसकी बुआ नीलाम्बरी आजकल उससे बहुत गुस्सा दिलाने लगी थी। सेनानियों ने एक प्रपोजल भेजा था जिसे नीलाम्बरी सविता पर दबाव बनाने लगी थी कि एक बार वह उस प्रपोजल पर विचार कर ले। रेवंत सेनानी सविता से शादी करना चाहता था। उसके घर प्रपोजल भेजकर और उसके जवाब का इंतजार करने के बजाय वह बेवकूफ़ खुद का मजाक बनाने पर लगा हुआ था। वह प्रजापति मेंशन में उसके लिए तोहफे भेजते रहता था, जबकि सविता ने उसके तोहफे को वापस भेज दिए थे एक लिखित मैसेज के साथ। तब भी वह उसके लिए गिफ्ट भेजता रहता था। बीते 2 दिनों से वह फूलों के गुलदस्ते कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवरी बॉय के जरिए भेजने लगा था। सविता जानती थी कि उसे इस मुसीबत से अगर छुटकारा पाना है तो उसे थोड़ी सख्ती दिखानी होगी। उसको बस कोई आसान सा हल निकालना था जिससे किसी को बुरा भी ना लगे, कोई खून खराबा या लड़ाई झगड़ा भी ना हो और उसे रेवंत सेनानी से छुटकारा भी मिल जाए।
एक तेज आवाज ने सविता को अपने विचारों से होश में ले आया और जोर-जोर से नजरें दरवाजे की तरफ कर ली। दरवाजा बस आदेश देने वाली थी कि कम इन, लेकिन उसके बोलने से पहले ही कोई उसके ऑफिस का दरवाजा वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सविता के सामने बैठा शख्स कोई और नहीं, देव सिंघम था। सविता उसे उसकी इस हरकत पर तिलमिला उठी। वह पूछना चाहती थी कि वह इस तरह उसके ऑफिस में घुसने की वजह, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह समझ गई कि देव इस वक्त काफ़ी गुस्से में है। देव ने अपने हाथ को हथेली की साइड से जोर से टेबल पर मारा तो टेबल पर रखा सामान हल्का सा उछलकर अपनी जगह से हिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ये सब करने की? देव ने गुस्से से चीखते हुए कहा। सविता की भौहें सिकुड़ गई। उसने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सविता बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी नज़र उस छोटे से कार्ड पर गई जो फूलों के गुलदस्ते के साथ आए हुए थे। सविता ने कहा, ये सब रेवंत सेनानी का काम है और मैंने उसे पहले ही मना कर दिया है। आगे से अब वह यहाँ कुछ नहीं भेजेगा। थोड़ी ही देर में देव का गुस्सा शांत हो गया और वो दोनों अपने काम के सिलसिले में बात करने लगे। अचानक ही देव को सविता पर प्यार आने लगा और वह उसे अपने सीने से लगाकर चूमने लगा। सविता भी देव का पूरा साथ दे रही थी। अगली सुबह जब देव उठा तो सुबह की भीनी भीनी खुशबू और गुलाब के फूलों की हल्की हल्की महक आ रही थी। अपनी अधकुली आंखों से वह किसी को ढूंढने के लिए अपने हाथ को फैलाकर बेड पर ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल उसकी लंबी मुस्कान छोटी पड़ गई जब उसने एक जानी पहचानी क्लिक जैसी एक आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने अपनी आंखें ठीक से खोली, सामने का नज़ारा देखकर वह उठकर बैठ गया। सविता प्रजापति बेड के पास खड़ी थी, अस्त व्यस्त हालत में, हाथ में बंदूक लिए और निशाना देव पर था। देव ने बंदूक को अनदेखा कर दिया, लेकिन जो उस बंदूक को लिए खड़ी थी उसको देखकर उसकी आंखें ही अटक गई। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, उसके होठ लाल हो रखे थे, उसके कंधे पर चोट के निशान थे। देव हल्का सा मुस्कुरा दिया, यह सोचकर कि ऐसे चोट के निशान सविता के बाकी शरीर के हिस्से पर भी होंगे। देव की सांस लंबी चढ़ने लगी, वह याद करके कि कल रात वह कैसी लग रही थी। कल रात देव उसकी कमर पर नीचे एक टैटू देखा था, कांटेदार गुलाब के फूल का। देव को कभी भी कोई भी टैटू सेक्सी नहीं लगता था किसी भी रूप में, लेकिन सविता की कमर पर टैटू के साथ एक पतली सी चेन की लाइन थी। वह उसे और भी हॉट बना रही थी। इसे याद करके वह उसके नज़दीक जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था उसे अपने बाहों में ले ले। तुम मुझसे बच नहीं सकते देव। सविता की आवाज़ ने देव के वासना भरे विचारों पर विराम लगा दिया था। जब देव ने कुछ नहीं कहा तो सविता ने कहा, तुम बहुत ही घटिया और घिनौने इंसान हो। सविता ने गन की तरफ इशारा करते हुए कहा, चुप हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम पर गोली चला दूं। यहाँ से बाहर निकल जाओ। देव ने फिर उसकी आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ सुनते ही देव ने अपनी नज़र सविता के सीने से हटाकर उसके चेहरे पर टिका दी। उसकी आंखें हमेशा ही सविता को आकर्षित करती थी और उसे वासना से भर देती थी, लेकिन इस वक्त वह काफ़ी गुस्से से भरी हुई थी। मैंने कहा, बाहर निकलो, सविता ने दोबारा कहा। बदले में देव उठने के बजाय अंगड़ाई लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर की तरफ फैला दिया और फिर अपने हथेलियों को अपने सिर के पीछे टिका दिया। पास ही खिड़की से भीनी भीनी धूप भी झांकने लगी थी। देव ने सविता की नज़रों का पीछा किया। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देव ने पाया कि सविता उसकी तरफ देख रही है। सविता उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि वह उसे कल रात का याद कर देख रही है या घृणा से। तुम एक ही बात बार बार बोल रही हो डार्लिंग, देव ने जानबूझकर अलसाई आवाज़ में कहा, जबकि उसका खून जलने लगा था। अब वह याद करके कि कल रात उनके बीच क्या हुआ था। तुमने कहा था मुझे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। देव नहीं जानता था कि क्यों, मगर उसे ताने मार रहा था। उसका रिएक्शन देखना चाहता था। सविता की नज़र देव की छाती से हटकर उसके चेहरे की तरफ चली गई और गुस्से से उसकी आंखें फैल गई। उसने दोबारा गन उठाई और फिर एक तेज आवाज़ से सीमेंट, प्लास्टर और लकड़ी के कुछ टुकड़े बिखर गए। सविता की गन से चली गोली सीधे देव की बाह पर जाकर लगी और उसकी बाह में ही फंस गई। देव ने ना ही बचने की कोशिश की और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। उसने बस एक चाकू निकाला तकिया के नीचे से और अपनी बाह में फंसी गोली निकालने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाकू को छूने की? सविता ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। देव अपने काम में लगा रहा और जब तक गोली निकाल कर फेंक नहीं दिया उसने सविता की तरफ नहीं देखा था।
देव ने महसूस किया था कि सविता अब उसके नज़दीक आकर खड़ी हो गई है। सविता ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। आज के बाद कभी भी मेरी चीज़ को मत छूना, सविता ने कहा। देव बस अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। देव ने सविता को घूरकर देखा। अगर तुम कल रात की बात याद कर रही हो तो मैं तुम्हें इस चाकू को छूने से ही ज़्यादा पास हुआ था, देव ने कहा। यह सुनते ही सविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कल रात जो हुआ था वह एक गलती थी। आज के बाद कभी भी कहीं पर भी कल रात की बात मत दोहराना। अब जाओ यहाँ से। देव आग बबूला हो गया। उसके सामने वह लड़की खड़ी थी। वह एकमात्र ऐसी लड़की थी जो चंद पल में ही देव को गुस्सा दिला सकती थी। उसे अजीब नज़रों से देखते हुए देव बेड से उठ खड़ा हुआ और वह ऐसे ही बिन कपड़ों के था। सविता के सामने ऐसे ही खड़ा हो गया। उसे देखकर सविता का गुस्सा जरा भी नहीं डगमगाया और उसे देखकर देव का गुस्सा भी बढ़ गया। दोनों एक दूसरे को अपनी जलती निगाहों से देखने लगे। देव को गुस्सा तब आने लगा जब सविता ने गोली चलाई थी। पहले की बात होती तो वह खींचकर सविता को अपनी बाहों में ले लेता और उसके सूखते हुए होठों को फिर से चूम लेता। एक गोली चलने के बाद अब उसका रवैया बदल गया था। अब वह सीधा टेबल की तरफ गया जहाँ नीचे उसके कपड़े पड़े हुए थे। उसने अपने कपड़े पहने और सीधे दरवाजे की तरफ चला गया। उसने पलटकर एक बार सविता की तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया, दरवाज़ा पीछे जोर से बंद करके। बड़ी अजीब लड़की है। देव जानता था कि भले ही वह अभी भी उससे नफरत कर रही है कल रात के लिए, लेकिन उसने महसूस किया था कि जैसे वह उसे पाना चाहता है वैसे ही सविता भी उसे पाना चाहती है। अपने ऑफिस रूम में जाकर देव तुरंत वॉशरूम में घुस गया और शावर लेने लगा। वह वैसे ही सीधा खड़ा रहा और उसका पानी बरसता रहा। उसे अपनी पीठ पर दर्द का एहसास हो रहा था, जहाँ जहाँ सविता ने उसे अपने नाखूनों से नोचा था। उसे यह भी याद आ गया कि कैसे देव ने सविता को गोद में लेकर बेड पर ले जाकर लेटा दिया और उन दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। वह दोनों तब तक नहीं रुके जब तक हल्की हल्की रोशनी खिड़की से दिखाई नहीं देने लगी। देव सोच रहा था कि सविता ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वह तो ऐसे कर रही थी जैसे वह बेचारी निर्दोष है और मैं विलन जिसने उसके साथ जबरदस्ती की है। देव ने अपनी मुट्ठी गुस्से से भींच ली। जब भी सविता की बात आती है तो देव हमेशा ही सविता की इच्छा का गुलाम ही होता है। उसे उसके आगे झुकना ही पड़ता है और उसके आसपास रहने से देव की इच्छाएं और बढ़ने लगती है। देव ने सोचा कि अब वह उसके आसपास जितना हो सके नहीं जाएगा, नहीं तो कल रात वाला किस्सा फिर से हो जाएगा या फिर सविता उसे जान से मार देगी। हमने उसे ढूंढ लिया है। अभय की आवाज़ सुनाई पड़ी फ़ोन स्पीकर से। उसकी आवाज़ में कुछ अशुभ सूचना का आभास हो रहा था। कहाँ? देव ने कहा। राइडू एक चालाक लोमड़ी की तरह है। वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था इन्वेस्टिगेटर को चकमा देने के लिए। जब भी कभी कोई लीड मिलती थी राइडू के बारे में, देव या फिर अभय उसकी तलाश में निकल जाता था। इस बार अभय गया था पता लगाने। वह बुरी तरह जख्मी है और इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है, अभय ने जवाब दिया। देव ने पूछा, क्या हुआ था? हमारे इन्वेस्टिगेटर कल ही तो उसे ट्रैक करने गए थे। मुझे पता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कहा गया कि वह काफ़ी देर से अपने होटल रूम से बाहर नहीं निकला है। जब हम अंदर गए तो वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे गोली लगी हुई थी। व्हाट द हेल? यस डेफिनेटली, पर वह जिंदा है, बस बेहोश है, अभय ने निराशा से और थके हुए स्वर में कहा। देव सोचने लगा कि आखिर क्यों और कैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की होगी। होटल में कैमरा नहीं है और ना ही आसपास की जगह पर फ़ोन, नहीं उसके पास कोई फ़ोन था। वह सिर्फ कैश का इस्तेमाल करता था और लैंडलाइन का इस्तेमाल करता था। उसने हमसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रखी थी। किसने उसे मारने की कोशिश की होगी और वह हमसे पहले उस तक पहुंचा कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना यकीन है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि जिसने भी उसका पता लगाया और उसे मारा है वह बहुत ही शातिर है। उसने पुलिस वालों और हमारे इन्वेस्टिगेटर के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा। देव को अब चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। किसी प्रोफेशनल का काम हो सकता है। हाँ, जरूर कोई प्रोफेशनल ही है, पर जो भी है वह उसे जान से मारने नहीं आया था, अभय ने आगे कहा। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि जितनी भी चोटें उसे लगी है वह उसे ऐसी जगह पर लगी है जिससे उसकी जान नहीं जाती, वह जख्मी हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मारने वाला उसे जिंदा रखना चाहता हो। देव ने उसकी बात पूरी की, लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं हुई। अब देव ने कहा, हाँ पता है, तो हमें उसे ढूंढना होगा जिसने उस शूटर को हायर किया, और फिलहाल वह राइडू को जिंदा रखना चाहता है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वह हमारे परिवार
का ही है। देव की चिड़चिड़ाहट अभी भी जारी थी। जब तक रायडू को होश नहीं आता तब तक 20 साल पहले हुए उस मंदिर हत्याकांड का राज राज ही रहेगा। क्या सब ठीक है? अभय ने पूछा। किस बारे में? कुछ खास नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। फिर कुछ पल रुककर अभय ने कहा, पर क्या कुछ है जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो? नहीं, सब सही चल रहा है, देव ने जवाब दिया। देव ने महसूस किया कि कुछ हद तक उसका गुस्सा और चिड़चिड़ाहट कम हो गया है। हालांकि अभय ने उससे ज़्यादा सफाई नहीं मांगी थी और ज़्यादा पूछताछ नहीं की है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अभय ने कहा। मैं पूरी रात साइट पर ही रुकूंगा, तो अगर कल सुबह निकलने से पहले मेरी कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, ठीक है? फ़ोन काटने के बाद देव ने साइट की तरफ फिर गाड़ी तेज कर दी। वहां पहुंचने से पहले उसने कई फ़ोन कॉल्स किया अपने बिजनेस से रिलेटेड। वह खुश था कि उसके पास इतना काम है और वह दिन रात इतनी बिजी रहता है कि कुछ और सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। पर कभी कभी कुछ हफ्ते पहले बीते सविता के साथ वह रात और उसके अगले दिन की घटना के बारे में सोचकर उसको गुस्सा आने लगता है और चिड़चिड़ाहट भी उसे उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ। लेकिन देव ने सविता के साथ अपने काम के रिलेशनशिप को बनाए रखा ताकि काम करने में कोई अड़चन ना आए और सब ठीक से होता रहे। बस एक बार ही उसने उसे एक पर्सनल सवाल पूछा था, यह जानने के लिए कि उसे उस रात की बात की वजह से उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि उसने एक बार अनिका को अपना पेट पकड़ते हुए देखा था। अनिका लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। इसी तरह से जब उसने सविता को देखा तो सवाल पूछ दिया, पर उसके जवाब में सविता एकदम खीरे की तरह ठंडी दिखाई दे रही थी। नहीं, सविता ने रूखेपन से जवाब दिया। क्या तुम मुझे ठीक से बताओगी? देव ने पूछा। क्योंकि उस रात मैंने कोई प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था और जहाँ तक मुझे लगता है तुमने भी कोई सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया होगा जिससे तुम यह कह सको कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो हमारी उस रात के बाद। सविता के चेहरे के भाव एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने इस्तेमाल किया था और इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। वैसे मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कैसे? देव ने पूछा। शायद तुम्हें याद हो, उस रात हम कई बार एक दूसरे के करीब आए थे और यह वजह काफ़ी है तुम्हें प्रेग्नेंट बनाने में। तो यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। सविता की आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, उस रात के बारे में मुझसे कोई बात मत करना, सविता ने कहा। सविता ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए उसने कहा, मैंने बर्थ कंट्रोल पिल ली थी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं माँ बन जाऊंगी तुम्हारे बच्चे की और सिंघम को बर्बाद कर दूंगी। देव जानता था कि सविता ने जो उसे ताना मारा था जानबूझकर मारा था और वह काफ़ी था देव को गुस्सा दिलाने के लिए, इसलिए वह गुस्से से उठकर तुरंत रूम से बाहर चला गया। देव अब एक तरफा प्रेमी की तरह बर्ताव करते करते थक गया था, क्योंकि उसने उसके साथ शायद ही कोई रात साइट पर रुका था। लेकिन जब भी वह उसके बारे में सोचता था उसकी चिंता और झल्लाहट बढ़ जाती थी। शायद इसलिए कि वह था जो लड़कियों के साथ इंगेज होने के बाद मना कर दिया करता था। आमतौर पर वही था जो रिलेशन तोड़ दिया करता था और लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा था। जब बात सविता की आई तो देव को बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल गोली ही मार दी गई उसके बेड से उसको हटाने के लिए। और यह उसके बाद हुआ जब दोनों के बीच सब कुछ हो गया था, जबकि देव से हर लड़की सेटिस्फाई रहती थी। असल में इस रात की याद दोनों की जहन में बस गई थी और दोनों ही उस लम्हे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे, बल्कि दोबारा एक दूसरे को पाने की इच्छा प्रबल हो गई थी। शायद मुझे उसकी यादें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अगर किसी और लड़की के बारे में सोचूं तो शायद सविता की याद जहन से निकल जाएगी और साथ ही दूसरी लड़की मेरे साथ खुश रहेगी, ना कि मुझे गोली मारेगी। देव जानता था वह कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बारे में सोचना और उसकी यादें उसके दिमाग से नहीं निकल सकती, बल्कि उसकी यादें किसी बीमारी की तरह उसे खा रही थी। देव ने एक गहरी सांस ली और यह निश्चय किया कि अब सविता को अपने दिमाग पर और कब्जा नहीं करने देगा। अब बस बहुत हो गया उसके बारे में सोचना। अब अपनी एनर्जी अपने इन्वेस्टिगेटर और अपने काम पर लगाऊंगा। आज की कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।